नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं 89.6 FM सीकर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आरजे नैना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा विषय है जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। कुछ ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं, प्लांटेशन करते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पर काम करते हैं। वैसे ही एक पर्सनैलिटी आज हमारे साथ मौजूद है। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर राजेश कुमार सैनी, जो कि 27 ईयर्स से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं। कई सारी डिफरेंट कंट्रीज ये विजिट कर चुके हैं। इसी के साथ इन्हें इंटरनेशनल एनवायरमेंटल वॉरियर का अवार्ड भी मिल चुका है नेपाल गवर्नमेंट से, और भी बहुत सारे पुरस्कार इन्होंने हासिल किए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, हमें अपना समय देने के लिए। सर, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है? दर्शकों, आज जो आप देख रहे हैं, आज का अगर सिनेरियो देखें तो आज तापमान आज का 48 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री और कुछ देशों में तो ये 67 डिग्री तक पहुंच गया है। तो इसमें हमारा देश भी पीछे नहीं है। 50 हाफ सेंचुरी तो हमने भी मार दी है, कई जगह पे मार दी है, और ऐसे में चिंता का विषय है। और लोगों ने बहुत पहले 1973 में 1973 में 5 जून को ये लोगों ने सचेत किया था कि आज नहीं तो कल पर्यावरण हमारा जो है संकट में है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। और इस चीज़ पे यूनाइटेड नेशंस ने स्विट्जरलैंड के अंदर ये जब 143 से ज़्यादा देशों ने उसमें भाग लिया था, और ये निर्धारित किया गया कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और उसकी एक अलग से थीम रहेगी, एक नारा रहेगा, और उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और आज 2024 का हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल एक नया देश इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का आयोजन करता है। शुरुआत स्विट्जरलैंड से हुई, और इस बार जो है 2024 के अंदर इसका आयोजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स द्वारा किया जा रहा है। और इसका जो नारा दिया गया है इस बार वो है हमारी भूमि। नारे के तहत भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखा लचीलापन पर केंद्रित है। ये इसकी थीम है। तो इस चीज के ऊपर ये वर्क कर रहा है और लोगों को ये सचेत कर रहा है कि अगर आपने अपनी जमीन के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी भूमि को अगर नहीं सुधारा, उसका संरक्षण नहीं किया, तो आपकी जो जमीन है वो मरुस्थल बन जाएगा, और फिर आप जानते ही हैं इसका हर्जाना आपको क्या भुगतना पड़ेगा। तो पर्यावरण के ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दौरान ये कहा जाता है, लोगों को जागृत किया जाता है, अवेयर किया जाता है कि आप जो पर्यावरण है उसमें जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उनका अंधाधुंध दोहन ना करें, उनका समुचित उपयोग करें। क्योंकि ये जो प्राकृतिक संसाधन है इनको हम निर्मित नहीं कर सकते, हम बना नहीं सकते इसको हम संजो के रख सकते हैं या इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो जहाँ जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही इसका इस्तेमाल किया जाए, और बुद्धिमत्तापूर्ण इसका इस्तेमाल किया जाए, और इस पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। अगर पर्यावरण ठीक रहेगा तो मनुष्य जाति अपना जीवन सही ढंग से यापन कर पाएगी, नहीं तो मनुष्य का जीवन ही संकट में है। और जब मनुष्य संकट में है तो ये हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण का संरक्षण करें, और इसी के लिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जी सर, आपने कहा कि हर साल इसकी एक थीम होती है, इस साल की भी एक थीम है, तो मैं चाहूँगी कि आप उस थीम को हमें थोड़ा अच्छे से समझाएं। देखिए, इसमें थीम ये है कि आप अपनी जमीन जो है, आपकी भूमि जो है, उसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सघन वृक्षारोपण करें, आप डेंस प्लांटेशन करें, क्योंकि पेड़ कटते जा रहे हैं। पेड़ काटने में देरी नहीं है। कोई बुरा काम करना है तो उसमें देर नहीं लगती, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है तो उसमें समय लगता है। एक पौधे को अगर आपको पनपाना है 10 साल 20 साल, तब जाके वो पेड़ बनता है, और फिर वो सही ढंग से अपने को फायदे पहुंचा पाता है। और 20 साल के पौधे को काटने में मात्र 5 मिनट लगते हैं। आजकल ऐसी मशीन्स आ गई हैं, 5 मिनट में उसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हो। तो जरूरत है आपको वृक्षों का संरक्षण करने की, उनका तादाद बढ़ाने की, क्योंकि हमने देखा भाई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं पे आपका टेम्परेचर का प्रभाव। अभी कल परसों मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो उसमें ये देखा गया था कि एक रोड, महानगर की एक रोड थी जिसके ऊपर सघन प्लांटेशन किया हुआ है, पेड़ पौधों का प्लांटेशन किया है, और दूसरी रोड जहाँ पे प्लांटेशन नहीं किया हुआ, दोनों में 4 डिग्री सेल्सियस का फर्क। तो 4 डिग्री सेल्सियस काफ़ी बड़ा होता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप वृक्षों को काटते जा रहे हैं, तो
वृक्ष तो संकट में है ही, आपकी मनुष्य जाति भी संकट में आ रही है। आप 55 डिग्री में आप सोच सकते हैं, बाहर आप काम कर सकते हैं। 67 डिग्री रात का टेम्परेचर था, तो उसमें क्या है, वो काम कर सकते हैं वहाँ पे। और AC वगैरह यूज़ करना, और उससे क्या होगा, कार्बन्स वगैरह ज़्यादा पैदा होंगे, ओजोन लेयर को डैमेज करेंगे, और फिर अल्टीमेटली पर्यावरण को नुकसान होने वाला है। तो ये जवाबदारी बनती है। मैं तो कहता हूँ ये सरकार की जवाबदारी नहीं है, ये हमें और हर आदमी को, जनमानस को जागृत होना पड़ेगा, और हमें आगे बढ़कर इसको इस प्रोग्राम में शामिल होना पड़ेगा, इस अभियान में शामिल होना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करने होंगे। जब भी आमतौर पे देखा गया है, जब किसी का जन्मदिन होता है या शादी का दिन होता है, एनिवर्सरी होती है, तो हम लोग क्या अंधाधुंध खर्चा करते हैं दुनिया भर का, लेकिन क्या हम 2 पेड़ नहीं लगा सकते? और जो पेड़ हमें दूसरों के लिए नहीं लगाना है, हमें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए लगाना है, तो किया जा सकता है। फिलीपींस एक देश है, वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये असाइनमेंट दिया जाता है कि अगर आप 10 पेड़ तैयार करोगे तब आपको ग्रेजुएशन की डिग्री दी जाएगी। तो क्या हम हिंदुस्तानी ऐसा नहीं कर सकते? कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। कानून है, उनका सही तरीके से अनुपालन करना जरूरी है। उसको अगर आपने ढीलापन रखा, लचीलापन रखा, तो ये पर्यावरण दिनों दिन खराब होने वाला है, और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो हमारी मनुष्य जाति के लिए, प्रजाति के लिए घातक होंगे। और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है, आज नहीं चेते तो बहुत देर हो जाएगी जी। तो ये है। और अगर जैसे ही वृक्ष आप कटते हैं तो मरुस्थलीकरण, जो डिजर्टिफिकेशन है, डिजर्ट बन रहा है, आप पेड़ काट दिया आपने, बचा क्या, बंजर भूमि होगी, तो इरोजन, सॉइल इरोजन बढ़ गया आपका। तो ये चीजें हैं, उसको आपको पेड़ कटने के बाद में आपको बारिश कम हो गई है। आपने देखी जैविक विविधता। मैं अभी बात करूंगा आपका, राजस्थान के अंदर एक पौधा है जिसको कि हम बोलते हैं कि इसकी जो लकड़ी है शीशम से भी ज्यादा मजबूत होती है। बहुत अच्छा पौधा है, सरकार ने उसको राज्य पुष्प का दर्जा भी दिया है। पेड़ है, उसको जो गर्मियों के समय में जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो पीले गोल्डन कलर के फूल आते हैं उसमें। जो ये पंछी वगैरह है अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके तरफ आकर्षित होते हैं। और मरुस्थल में ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे यहाँ पे एकदम बगीचा खिल गया हो। तो उस पेड़ का नाम है रोहिड़ा। पर धीरे धीरे वो अपनी लुप्त, अभी उसकी जनसंख्या कम है, पर धीरे धीरे ये लुप्त अवस्था की ओर बढ़ रहा है। आज नहीं चेते तो ये पौधा आप किताबों में ही इसके फोटोग्राफ्स देख पाएंगे। तो जरूरत है इनको संरक्षण करने की। और संरक्षण करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको आपके जो बच्चे हैं, जो कमिंग जनरेशन है, उनको शुरुआत से ही पर्यावरण के प्रति प्रेरित करना है। उनको जो सिलेबस है उसमें आपको ये इन्वॉल्व करना है। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन 10वीं के बारे में, 12वीं के बारे में एक छोटा सा चैप्टर होता है और वो पढ़ लिया, काम हो गया। इसको पहले दिन से ही, मैं तो कहता हूँ नर्सरी KG से ही स्टार्ट करना चाहिए, चाहे कहानी के रूप में बताया जाए या किसी तरीके से बच्चों को पर्यावरण से जोड़ा जाना चाहिए। क्योंकि पर्यावरण और मनुष्य अलग अलग नहीं है। पर्यावरण है तो मनुष्य है, मनुष्य है तो पर्यावरण है जी। तो ये चीज़ों को हमको समझना होगा, और ये समझ हमारे बच्चों में हमें शुरुआती दौर में डालनी होगी, ताकि वो जब बड़े होंगे और तो ये चीज़ों को समझेंगे और इसका संरक्षण करेंगे। और जरूरत है इस चीज की जी। सर, अभी जैसे कि हम सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट की तरफ, और बारिश का सीजन भी आने वाला है। तो ऐसे कौन से पेड़ हैं जो हम लगा सकते हैं इस टाइम पर, जिनको बहुत ज़्यादा केयर की भी ना ज़रूरत हो, हर कोई एक पेड़ लगा सके? मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि बच्चों, जो भी आपके घर में सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, आप मैंगो खा रहे हैं तो उसका जो सीड बच गया है, उस सीड को आप धो लीजिए और उसको छाया में सुखा लीजिए। उसको आप बाद में ग्रो कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर आप घूमने के लिए आपने, अगर समझ लीजिए आपने जामुन खाया, जामुन के जो बीज हैं उनको धो लीजिए, छाया में सुखा लीजिए। अगर आप आमतौर पे देखा गया है कि गर्मियों के दौरान या बरसात के दौरान हम लोग हिल स्टेशन पे जाते हैं या कहीं घूमने के लिए जाते हैं, हरियाली वाली जगह पे, जहाँ पे भी आपको जगह मिले वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। दूसरा, आप क्या सीड बॉल बना सकते हैं। आपने बीज लिया और बीज के ऊपर एक मिट्टी की परत लगाई और उसके बाद में आपने बॉल बना लिया, और जब आप जा रहे हैं वहाँ पे घूमने फिरने, खाली जगह दिखती है तो आप उधर फेंक दीजिए और वो बीज पनप जाएगा और भविष्य में पेड़ बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती है। बच्चों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। कुछ छोटे बच्चे हैं, जैसे स्कूल में गए, बॉटल में, वाटर बॉटल में पानी बच गया, उस पानी का क्या करना है? 2 तरीके हैं, या तो आप घर में आके उसको नाले में डाल दो, या फिर आते वक्त अपने जो पेड़ पौधे आपके घर के आसपास है उनमें आप डालो।
तो ये आपको बच्चों को समझना होगा, साथ में टीचर्स का भी ये फर्ज है और परिवार का भी ये फर्ज बनता है कि वो उनको इस तरीके से गाइड करे ताकि वो इस पर्यावरण से जुड़े रहें। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, और पौधे जो लगाने हैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। जैसे ही बरसात होती है उसके बाद में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको सस्ते दामों में पौधे उपलब्ध कराता है, जो कि वहाँ के नेचुरल पौधे होते हैं, वहाँ के नेटिव पौधे होते हैं। नेटिव का मतलब जो स्थानीय पौधे होते हैं वो उस वातावरण के अनुसार आसानी से ढल जाते हैं, और एक बार आपने लगाया और थोड़ा बहुत ख्याल रखा तो वो पनप भी जाते हैं, तो वो फायदा आप उठा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको प्राइवेट नर्सरीज है उसमें जा सकते हैं। कुछ एनजीओज उस दौरान वृक्षों को वितरित करते हैं, तो उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पौधे ले सकते हैं और 2 पौधे आप लगा सकते हैं। यूटीआई हो गया या जेडीए हो गया, ये जो होते हैं अथॉरिटीज़, ये भी अब पौधे बांटते हैं और आपको फेंस बांटते हैं। तो उस समय आप लीजिए और अपना आधार कार्ड देके आप ले सकते हैं और उसका लगा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। तो आमतौर पे मैं कहता हूँ आम के वृक्ष लगाइए, नीम के वृक्ष लगाइए, पीपल लगाइए, बरगद लगाइए, क्योंकि इनकी आयु ज़्यादा होती है और ये जो हैं ये हमारे प्रदूषण को काफ़ी हद तक कम भी करते हैं। अब आप देखते हैं महानगरों में कई बार हम पेपरों में पढ़ते हैं कि भाई दिल्ली की जो हवा है दूषित हो गई है जी। एक शब्द आजकल काफ़ी आ रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये पहले नया शब्द था, अब आपको हर जगह मिलेगा। शहरों में अगर जाते हैं, महानगरों में आप जाते हैं तो हर चौराहे के ऊपर आपको बोर्ड लगा हुआ है, उस पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, और उसके आगे सामने एक अंक लिखा होता है 2, 3, 1। तो उससे ये पता लग जाता है कि आपके यहाँ का प्रदूषण कितना हो रहा है, आप डेंजर जोन में तो नहीं है। तो वो सारी चीजें आपको जागृत होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ऐसे ही पानी का जो पॉल्यूशन हो रहा है, उस प्रदूषण उसको आपको रोकना पड़ेगा। और पानी का तो मैं कहूँगा कि पानी का आपको संरक्षण करना पड़ेगा। बरसात आ रही है तो उस समय आपको क्या करना है कि अपनी सोसाइटी के अंदर आप छोटा वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बना सकते हैं। अगर आप छोटा आपका खुद का फ्लैट है या आपका खुद का घर है तो घर के अंदर आप कोई टैंक खोद सकते हैं और पानी छत को साफ करके छत का पानी उसमें संग्रहित कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में पानी एक ऐसी चीज होगी जिसको लेके तीसरा विश्व युद्ध लड़ा जाएगा। तो ये चीजें हैं, अपने को समझना होगा। और पानी की जो है, जो ऊपर से जो बरसात का पानी है वो एक तरह का अमृत है, किसानों के लिए भी और जो शहरों में ले रहे हैं लोग उनके लिए भी। हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो लोगों ने पहले सोचा था, इसके बारे में बहुत जानकारी रखते थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी बावड़ियाँ बनाई। आप देखेंगे पुराने स्थानों पे कहीं पे भी जाएंगे तो आपको बड़ी बड़ी बावड़ियाँ मिलेंगी और उसमें पानी का वो संरक्षण करते थे और वो पानी को पशुओं के लिए अवेलेबल होता था। अपने खुद के पीने के लिए भी लोग काम लेते हैं। जोधपुर साइड में अगर जाएंगे, नागौर साइड में जाएंगे तो वो अपने घर में एक टंकी बनाते थे, उसको टांका बोलते हैं। तो उसके अंदर वो पानी भर लेते हैं और उसके बाद साल भर उस पानी को वो यूज करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट शुरू से रहा है, राजस्थान में पानी की शुरू से कमी रही है, पर पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि लोगों ने इसका अंधाधुंध दोहन किया है। क्योंकि मैं तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ मैंने पढ़ी कल परसों कि बोरिंग के ऊपर बैन लगने वाला है। ये बहुत सही स्टेप गवर्नमेंट के लिए है, पर देर कर दी इसमें, क्योंकि आप वाटर हार्वेस्टिंग कर नहीं रहे, वेल रिचार्जिंग कर नहीं रहे, आप लेते ही जा रहे हैं। आप किसी से लेते ही जाओगे तो एक दिन क्या होना है, अगला जो है वो चीज़ खत्म हो जानी है। तो लेना देना साथ में चलना चाहिए, गिव एंड टेक। तो धरती का पानी हम निकालते जा रहे हैं, बदले में कुछ हम रिचार्जिंग नहीं कर रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा पानी खत्म तो फिर सब कुछ खत्म। जल है तो जीवन है। तो ये सब चीज़ें अपने को समझना होगा। ETP प्लांट, इसके लिए मैं कहूँगा कि अर्बन एरियाज जो हैं, जो भी शहरी क्षेत्र है, वहाँ पे STP प्लांट्स लगने चाहिए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो भी पानी आपका खराब पानी आ रहा है उस पानी को उसमें एकत्रित किया जाना चाहिए, उसको ट्रीट किया जाना चाहिए और उसके बाद में उसको रीयूज़ किया जाना चाहिए। मैं कहता हूँ कि मैं हॉलैंड में जब गया तो मैंने वहाँ पे एक STP प्लांट देखा और उस पानी को इस तरीके से उन्होंने ट्रीट किया और बिस्लरी जैसी बॉटल, कहने का मतलब ब्रांड का नाम नहीं लूँगा मैं, लेकिन एक बॉटल और उन्होंने मेरी टेबल पर रख दी और उन्होंने बोला इस पानी को पीना मत, हम बात करेंगे इसके बारे में। और प्यास मुझे लग रही थी, भयंकर प्यास लग रही थी। तो फिर किसी ने बोला, मेरे पड़ोसी ने बैठे थे जो बेंच पे, उन्होंने बोला सर मना किया तो मत पियो। मैंने कहा यार प्यास लग रही है। बोला नहीं रुक जाओ थोड़ा। फिर उन्होंने जब बताया कि इस पानी को किस तरीके से उन्होंने शुद्ध किया है तो ड्रिंकिंग वाटर बना दिया उन्होंने। तो इस तरीके की एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, पर अपन पीने के पानी के रूप में तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो संस्कार ऐसे जुड़े हुए हैं कि हम उसको पी नहीं सकते पता लगने के बाद। तो
लेकिन उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे जो फ्लश टैंक है टॉयलेट्स में हम यूज कर सकते हैं उसको, तो गार्डन्स में यूज कर सकते हैं, या रोड साइड प्लांटेशंस है, सोसाइटी के प्लांटेशंस है, उसमें यूज किया जा सकता है। तो जहाँ संभव हो सके उसको यूज किया जाए। और जो गंदे नाले अभी जा रहे हैं उसकी जगह उस पानी को वहाँ पे, जैसे द्रव्यवती नदी का मैं जिक्र करूंगा बाद में, तो द्रव्यवती नदी जैसा कुछ बना के उसके अंदर पानी छोड़ा जा सकता है और उसके आसपास ग्रीनरी लगाई जा सकती है। और इससे एक तरह से सौंदर्यीकरण तो होगा ही, पर्यावरण का बचाव होगा और हेल्थ इश्यूज जो है वो भी नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ों पे अपने ख्याल रखना पड़ेगा। और ध्वनि प्रदूषण काफ़ी हद तक पौधों से संबंधित है। आप देखो हाईवेज के ऊपर जो है बीच में मीडियन में प्लांटेशन होता है, रोड के बीच में प्लांटेशन होता है और साइड में भी प्लांटेशन होता है। बीच वाले प्लांटेशन को हम मीडियन प्लांटेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, रात के समय जब आप गाड़ियाँ चलाते हैं तो लाइट एक दूसरे के ऊपर नहीं जाती है, एंटी ग्लेयर का काम करती है। दूसरा क्या, ये डस्ट वगैरह को ऑब्जॉर्व कर लेती है। तीसरा नॉइज पॉल्यूशन को कम करती है। तो और चौथा जो है वो सुंदरता बढ़ाती है। पहले एक कॉन्सेप्ट होता था कि विदेशों में एक कॉन्सेप्ट था कि वो क्या है कि कुछ नहीं करने को तो बोलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं, पर इंडिया में भी वो कॉन्सेप्ट आने लग गया। क्योंकि क्या है, सड़कें इतनी सुंदर हो गई हैं तो आदमी को कुछ करने को नहीं है तो लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता है कि यार चल के आते हैं। तो ये सारी चीजें, इतनी सड़कें इतनी सुंदर हो गई हैं, साइड में जो प्लांटेशन किया जाता है, एवेन्यू प्लांटेशन, वो छायादार वृक्ष लगाए जाते हैं, तो इस तरीके का है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो भी इस पे काफी काम कर रही है और काफी उन्होंने कहा है कि जब भी विकास के नाम पे जब सड़कें बनती हैं तो बहुत सारे पेड़ काट लिए जाते हैं। तो उन्होंने भी कानून बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी कानून बनाए हैं कि भाई आपने पेड़ काटे तो उसके बदले में इतने पेड़ लगाने पड़ेंगे और उसका देखरेख करना पड़ेगा। और जो इसका NHAI भी कड़ाई से पालन कर रही है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे सड़कों के आसपास भी अच्छे हरे भरे पेड़ और छायादार वृक्ष दिखेंगे आपको। तो इससे क्या है, एक तरह से आपका नॉइज पॉल्यूशन भी काफी कम होता है। जी सर, द्रव्यवती रिवर का अभी आपने मेंशन किया था और इसके ग्रीनरी डिपार्टमेंट को आप हेड भी कर चुके हैं, तो प्लीज हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा। द्रव्यवती रिवर प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है राजस्थान का। और मुझे इसमें इसका जो ग्रीनरी डिपार्टमेंट था, जो हॉर्टिकल्चर जिसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग डिपार्टमेंट, उसको हेड करने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे जो नदी है, लगभग हम कहेंगे कि लगभग 50 किलोमीटर की नदी है, जिसके दोनों तरफ प्लांटेशन किया गया है और घास लगाई गई है। उसमें जो इरिगेशन के लिए जो नई नवीनतम टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया है, उसमें पॉपअप सिस्टम लगाए हैं। पॉपअप सिस्टम आमतौर पे गोल्फ कोर्स जो होते हैं तो उसमें यूज़ किए जाते थे, लेकिन पहली बार उसको हम लोगों ने पार्क्स में यूज़ किए और हमारे रिवर फ्रंट पे यूज़ किए। जब चालू करते हैं तो पॉपअप बाहर आते हैं, पानी फिर देते हैं और फिर वापस ज़मीन में चले जाते हैं। और पानी हम क्या कर रहे हैं कि हम ग्राउंड वाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो द्रव्यवती रिवर के अंदर जो पानी है, राजस्थान में पानी है नहीं, तो एक्चुअली आएगा पानी कहाँ से। हमने क्या किया कि जितने भी जयपुर के अंदर जो गंदे नाले थे उनको कोशिश की, उसके पानी को एकत्रित किया गया और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए। लगभग 5 बड़े बड़े प्लांट्स वहाँ पे लगाए गए अलग अलग लोकेशंस पे, और वहाँ से वो पानी को ट्रीट करके नदी में डाला गया ताकि नदी बहती हुई दिखे। क्योंकि अगर पानी खड़ा रहेगा तो सड़ जाएगा और बदबू मारेगा। इसको पानी को चलता रहे, चलता पानी अच्छा दिखता है और बदबू भी नहीं मारता। तो उस तरीके से हमने इसको किया। उस पानी को फिर हम यूज़ करते हैं ग्रीनरी के पर्पज से। और ये प्रोजेक्ट का कंसेप्ट ये था कि ये एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और दूसरा टूरिज्म को, जयपुर जो है वो एक तरह से गोल्डन ट्रायंगल है, जो दिल्ली आता है या आगरा आता है वो जयपुर भी आता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया था। टूरिज्म बढ़ेगा तो हमारे जो देश को आय बढ़ेगी, फॉरेन करेंसीज आएगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, तो उसको ध्यान में रख के किया गया था। बहुत सारे लोगों ने एनक्रोचमेंट कर रखा था, तो ये जब नदी की परियोजना आई तो एनक्रोचमेंट को हटाना पड़ा और उसमें कड़ाई से पालन हुआ। और वो उसके आसपास की जो जमीन थी, JDA की ज़मीन या हाउसिंग बोर्ड की ज़मीन जो थी, उसके भाव दिन दुगने रात चौगुने बढ़ गए और गवर्नमेंट को उससे फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा जो है हेल्थ इश्यूज़ जो है, हेल्थ का बहुत बड़ा चीज़ थी, उसको लेके ये बड़ी परियोजना आई थी। हेल्थ का ये था कि पहले जो गंदे नाले होते थे उस पानी को यूज़ करके लोग हरी सब्जियां पैदा कर रहे थे और वो सब्जियां जयपुर में बिक रही थी। और आप अच्छी से अच्छी दुकान पे जाएंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो उस पे लिखा जाता था मीठे पानी की सब्जी। और वो सब्जी आ कहाँ रही थी, वो सांगानेर से आ रही थी। जो गंदे नाले में जो पानी आ रहा है उसको यूज़ करके वो आ रही थी।
तो उस पानी को हम लोगों ने ट्रीट कर दिया ताकि अब जो किसान है वो ट्रीटेड पानी को यूज़ करते हैं और इससे कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां नहीं हो पा रही हैं। तो ये सब फ़ायदा मिला है, किसानों को भी मिला है और टूरिज़्म भी बढ़ा है उससे। और इस नदी के दोनों तरफ हमने कुछ 5 STP प्लांट्स लगाए हैं बड़े बड़े, जिससे कि वो पानी चलता रहे। और उसके अलावा 3 बड़े पार्क्स, बर्ड पार्क, जैविक विविधता को ध्यान में रखते हुए, एक शब्द है जैविक विविधता, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 3 बड़े पार्क डिज़ाइन किए। एक है बर्ड पार्क, जिसमें कि बर्ड्स को ध्यान में रखते हुए, बर्ड्स को कौन से पेड़ पसंद है, किस पे वो अपना घोंसला बना सकती है, कहाँ से उसको खाने को मिलेगा, कहाँ पे वो ब्रीडिंग कर सकती है, उस सब को ध्यान में रखते हुए वो डिज़ाइन किया गया है। और दूसरा जो पार्क है वो लैंडस्केप पार्क है मानसरोवर के अंदर, शिप्रापत के पास पे। वहाँ पे हम लोगों ने डिज़ाइन किया कि लोग आए, सैर सपाटा करें। वहाँ पे जाने के बाद में आपको फील आता है कि आप सिंगापुर में आ गए। कुछ ब्रिज ऐसे बनाए गए हैं वहाँ पे कि हैंगिंग ब्रिज टाइप है वो, उस पर जाके अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो बहुत सुंदर फोटोज आती है। तो वो सैर सपाटे के हिसाब से बनाए गए। उनके पाथवेज हैं, उस पर स्टेम कंक्रीट की गई। स्टेम कंक्रीट पूर्व में क्या है कि जयपुर में जितने भी पार्क्स बने उसमें टाइल फिटिंग करते थे, टाइल समय समय पे टूट जाती थी और फिर उसको रिपेयर करना और उसका मेंटेनेंस करना महंगा पड़ता था। तो ये पहली बार हुआ है कि वहाँ पे स्टेम कंक्रीट किया गया। और कुछ दूरी के बाद में वो थीम चेंज कर देते हैं हम लोग, कभी वुडन थीम दी है, कभी कुछ और थीम दे के अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें। और वहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाया गया है कि म्यूजियम इसलिए बनाया गया है कि उसको आदमी जाके देख सके, क्योंकि कोई चीज़ अगर बन गई है तो आदमी को लगता है कि पहले से ही ऐसी होगी, तो पहले क्या था अब क्या है, ताकि आदमी पुरानी चीज़ों को भी देख सकें कि पहले ये स्थिति थी और आज ये हुई है और ये इस परियोजना के ये फ़ायदे हैं। वो एक म्यूज़ियम है, वो भी आप देख सकते हैं वहाँ पे शिप्रापत पे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे वहाँ पे लगा, बम्बाला करके एक जगह सीतापुरा से पहले, वहाँ पे एक बॉटनिकल पार्क बनाया गया है। उस पार्क में 1200 प्रजातियों से ज़्यादा तरह के वहाँ पे पेड़ पौधे लगाए गए, देश विदेश से पौधे लाए गए। कुछ पौधे ऐसे थे जो हमारे यहाँ पे हो ही नहीं सकते, तो उसके लिए ग्रीन हाउस बनाया गया, फैन पैड सिस्टम लगाया गया, एक तरफ पंखे लगे हुए हैं, एक तरफ पैड लगा हुआ है, पैड के ऊपर पानी गिर रहा है। और उसके लिए कृत्रिम ऐसी वातावरण की संरचना की गई कि वो उसमें जीवित रह सके, ताकि लोग देख सकें। कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिसको हवा में लटके हुए आप देखेंगे जिंदा, एरोफोनिक्स, तो वो सब चीज़ें हैं, ऑर्किड्स हैं, एंथोरियम्स हैं, ये चीज़ें वहाँ पे देख सकते हैं जो कि हमारे मरुस्थल जो है राजस्थान कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेगी। वहाँ पे थीम बेस्ड पार्क बना रखे हैं अंदर हम लोगों ने, जैसे आयुर्वेदा पार्क है, तो आयुर्वेदा में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ वहाँ पे लगाई गई हैं ताकि लोग वहाँ पे आएँ और उसको देख सके। वो स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के वहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके सबके नाम लिखे हुए हैं, कॉमन नेम्स हैं, बॉटनिकल नेम्स हैं, और उसकी जानकारी वहाँ के लोग आपको मुहैया कराते हैं कि ये पौधा है, इससे ये फ़ायदा होता है, इसका ये पार्ट यूज़ होता है, इसमें ये फ्लावरिंग इस समय आती है, ये पौधे का ओरिजिन क्या है, ये सारी चीज़ें उस पर बातचीत होती है। तो ऐसे ही बटरफ्लाई गार्डन बनाया गया है। तो बटरफ्लाई गार्डन का मकसद रहा है कि तितलियों की प्रजातियाँ लुप्त होती जा रही हैं, तो तितलियों का संरक्षण करने के लिए तो वहाँ पे कुछ पौधे ऐसे लगाए गए हैं जिससे कि तितलियाँ अपना भोजन प्राप्त कर सके, उनके प्रति आकर्षित हो सके और अपना ब्रीडिंग कर सके। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं कि आप एरियल अगर फोटो लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये तितली के ऊपर आप खड़े हैं या तितली आप के ऊपर आप चल रहे हैं। तो ऐसे ही एक्वेटिक प्लांट्स हैं, पानी में उगने वाले पौधे लगाए हुए हैं वहाँ पे। ट्रॉपिकल कंजर्वेटरी है, ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय पौधे जो ऐसे वातावरण में होते हैं उनके लिए अलग से कर रखा है। ऐसे करके फूड कोर्ट बनाया हुआ, ऊंचाई के ऊपर फूड कोर्ट बनाया हुआ, वहाँ पे जाके 600 आदमी, लगभग 600 आदमी की तादाद में वहाँ पे एक समय खड़े होके खाना खा सकते हैं स्टैंडिंग। और बगल में आपकी नदी जा रही है, ऊपर से आप देखते हैं तो वो आपको बॉटनिकल पार्क नजर आता है। तो नक्षत्र गार्डन है वहाँ पे आपका, तो अलग अलग थीम के ऊपर हम लोगों ने वहाँ पे नवग्रह गार्डन है और एग्जॉटिक कुछ वैरायटीज़ ऐसी लगा रखी है जो हमारे यहाँ पे पाई नहीं जाती। तो इसके लिए हम लोगों ने बेंगलोर से, हैदराबाद से, दार्जिलिंग से और विदेशों से हमने पौधे मंगाए और लोगों को अच्छी जानकारी मिल रही है। होम्योपैथिक डॉक्टर्स वहाँ पे आ रहे हैं जो कोर्स कर रहे हैं, वो बच्चे आके वहाँ से सीखते हैं। उनको पता है, दवाइयों के नाम पता है, लेकिन ये पता नहीं कि ये दवाई इस पौधे से बनी हुई है। आयुर्वेदा के लोग आ रहे हैं वहाँ पे और बॉटनिस्ट आ रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे एक रूम भी बना रखा है, उस पर आप अपने प्रैक्टिकल्स भी कर सकते हैं। तो बच्चों को काफ़ी आनंद आ रहा है और हर तरह के ये 3 पार्क है, अपने आप में अद्भुत है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इको फ्रेंडली है और दूसरा क्या है कि डिसेबिलिटी फ्रेंडली। कोई भी आदमी अगर अंधा है,
चल नहीं सकता है, तो वो उसके लिए हमने ऐसे रास्ते बनाए हैं कि वो हर कोने तक पहुंच सकता है। अगर अंधा व्यक्ति है तो वो अगर व्हील चेयर पे चल रहा है या चल के चल रहा है तो उसको महसूस होगा यहाँ पे अलग सुगंध आ रही है, थोड़ी देर में अलग सुगंध आ रही है, तो उसको लगता है कि वो चल रहा है और अलग अलग जगह पे घूम रहा है। तो इस टाइप से उसका हम लोगों ने किए है और ये एक अच्छी चीज़ है। और सरकार को मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट्स है छोटे लेवल पे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में भी करने चाहिए, क्योंकि पानी सब जगह है। क्योंकि मैं किस पानी की बात कर रहा हूँ, मैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रहा हूँ। हर जगह पे ये सीवेज का पानी खूब निकलता है, उस पानी को आप यूटिलाइज कर सकते हो, इस प्रकार के कृत्रिम संरचनाएं बना सकते हो, नदी बना सकते हो, तालाब बना सकते हो और उसके आसपास का एरिया विकसित कर सकते हो। और एक तरह से टूरिज्म भी बढ़ेगा, लोगों को प्रकृति से जुड़ाव भी होगा और वातावरण भी सुधरेगा और पर्यावरण भी सुधरेगा। और मैं तो कहूँगा कि आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और स्कूलों से निवेदन ये करूँगा कि वो इस पे निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करें, पोस्टर प्रतियोगिता करें और बच्चों को नई नई जगह लेके जाएं ताकि वो बच्चों का जुड़ाव प्रकृति से हो। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट